सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में इश्यूज़ इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम 6th सेमेस्टर का, उसका सेक्शन ए के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने इस सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने ऑलरेडी इस चैनल पे किए हैं, अगर नहीं देखे तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं एंड हम यहाँ पे आज सेक्शन ए के 5 मार्क्स के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मेन ऑब्जेक्टिव्स बताने थे आपको आईएफआरएस फाउंडेशन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ आया है, ये देखते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करो और इसको शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे और भी क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं और भी सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स क्या है इस चैनल पे लाए जाएं। एंड ये जो नोट्स होते हैं ये पेड होते हैं, तो अगर किसी को बाय करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करो और वहाँ पे आप मैसेज करो, वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं, ये थी इन्फॉर्मेशन। तो मेन ऑब्जेक्टिव बताने हमें आईएफआरएस फाउंडेशन के। तो देखो, आईएफआरएस फाउंडेशन इज़ अ ग्रुप। ये क्या है? एक ग्रुप है जो कि वर्क करता है सो दैट वो क्या है, बना सके अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को सेम सबके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसका जो मेन गोल होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वही हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मेक गुड अकाउंटिंग रूल्स। तो आईएफआरएस फाउंडेशन सिंपल, क्लियर और स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग रूल्स को बनाता है, जिसे हम आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स कहते हैं, ताकि कंपनीज अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अच्छे से क्या है तैयार कर सके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये क्या है, गुड अकाउंटिंग रूल्स बनाते हैं। नेक्स्ट है सेम रूल्स फॉर एवरीवन। ये इंश्योर करते हैं कि हर कंट्री फॉलो करे सेम सेट ऑफ रूल्स को अकाउंटिंग में। इससे होगा क्या कि इजी हो जाएगा कंपेयर करना फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को डिफरेंट कंट्री के कंपनीज की। ठीक है, तो इन्वेस्टर के लिए बेसिकली हेल्प हो जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा उसको। ठीक है, थर्ड है पॉइंट, हेल्प डिफरेंट यूजर्स। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टर्स, बिजनेस ओनर्स, ठीक है, ये क्या है, यूज़र होते हैं। तो ये ध्यान में रखते हैं ताकि वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को यूज़ करके क्या है स्मार्ट डिसीजन ले सके। तो जो इन्वेस्टर्स हो गए, बिजनेस हो गए, ठीक है, उनको क्या होता है, सेम स्टैंडर्ड्स चाहिए सो दैट वो क्या है कंपेयर कर सके, इजीली स्मार्ट डिसीजन ले सके। तो उनको डिसीजन मेकिंग में बेसिकली क्या करता है, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट कंट्रीज। इसमें क्या लिखा है कि हर जो कंट्रीज़ होती हैं इनके ओन अकाउंटिंग रूल होते हैं। आईएफआरएस फाउंडेशन ट्राई करता है कि हम क्या है इकट्ठे लाएं सारी कंट्रीज़ को, ठीक है, कि वो फॉलो करे एक ग्लोबल सेट ऑफ रूल्स को, जो क्या है इंटरनेशनल बिजनेस स्मूथ करे। नेक्स्ट है एजुकेट एंड सपोर्ट। ये टीच करते हैं कंपनीज़ को, प्रोफेशनल्स को कि कैसे यूज़ करना है आपने आईएफआरएस रूल्स को प्रॉपरली। ये ट्रेनिंग भी देते हैं, मटेरियल भी देते हैं और सपोर्ट भी देते हैं। ठीक है, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंस देखें तो इससे होगा क्या, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ये क्या अकाउंट्स को ईजी बना देते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड बना देते हैं। इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ईजी हो जाएगा एंड कन्फ्यूजन है जो हो सकती थी वो क्या है रिड्यूस हो जाएगी, कि अलग अलग आपको रूल्स क्या है नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको पता है तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेडिक्टिव एंड कंफर्मेटरी वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये आपको बहुत बार आया है। आपने अगर एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम देखा होगा तो इसको देख लेते हैं हम कि क्या होता है ये। तो देखो, नाम से क्या पता लग रहा है, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एकदम इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये यूज़र को बेटर डिसीजन लेने में क्या है हेल्प करती है। इसके दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं, जो कि एक है प्रेडिक्टिव वैल्यू और एक है कंफर्मेटरी वैल्यू। अब पहला देखते हैं हम प्रेडिक्टिव वैल्यू। तो देखो, जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फ्यूचर के डिसीजन में आपकी मदद करे उसे प्रिडिक्टिव वैल्यू कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो आप, है ना, प्रिडिक्टिव वैल्यू। ठीक है, तो जब आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपके फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है, दैट मीन्स कि वो प्रिडिक्टिव वैल्यू उसे कहते हैं। मतलब आप पिछले फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखकर गैस कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो कि आगे क्या है, उस कंपनी में क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं सो दैट आपको और क्लैरिटी हो। अगर एक कंपनी के पास प्रॉफिट्स हर साल बढ़ रहे हैं तो इन्वेस्टर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी क्या प्रॉफिट बढ़ेगा। इससे इन्वेस्टर या बैंकर को इन्वेस्टमेंट और लैंडिंग के प्लान बनाने में भी क्या है हेल्प मिलेगी। फिर आता है आपका कंफर्मेटरी वैल्यू। तो कंफर्मेटरी वैल्यू का मतलब जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको बताए कि आपका पहले का प्रेडिक्शन सही था या गलत था, तब उसे कंफर्मेटरी वैल्यू बोलते हैं। मतलब पुरानी जो आपने सोचा था, ठीक है, वो जो बात है उसको वेरीफाई करते हैं इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो,
एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, अगर किसी इन्वेस्टर ने सोचा था कि कंपनी ग्रो करेगी और फाइनेंशियल रिपोर्ट लेटर दिखाती है कि ग्रोथ हुई है, तो उस रिपोर्ट को कन्फर्मेटरी वैल्यू है उस रिपोर्ट में, ठीक है। इससे गलत डिसीजन सुधारना और फ्यूचर में क्या है बेटर डिसीजन लेने में क्या आपकी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट अगर देखें या फिर समरी देख ले तो प्रिडिक्टिव वैल्यू हेल्प कर रही है आपको प्लानिंग में, कन्फर्मेटरी वैल्यू आपको क्या है हेल्प कर रही है कि चेक करो जो आपने पास्ट में गेस लगाया था, ठीक है, जो आपने सोचा था वो हुआ, वैसा हुआ या नहीं हुआ। अब दोनों वैल्यूज़ क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा यूजफुल, रिलायबल और मीनिंगफुल बनाती है यूज़र के लिए, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए एंड लैंडर्स हो गए, ठीक है। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में बहुत बार आया, ये 5 मार्क्स में आपको करके जाना है ये, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरिम रिपोर्टिंग। तो ये अच्छे से करना है। इंटरिम रिपोर्टिंग के ऊपर पूरा हमने क्या है एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स इस सब टॉपिक से रिलेटेड बन जाएंगे, सेगमेंट रिपोर्टिंग से भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या है प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सप्लोर कर लेना है, वहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या है इजीली मिल जाने वाले हैं। तो देखो अगर इंटरिम रिपोर्टिंग का मतलब देखें तो इंटरिम रिपोर्टिंग का मतलब है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को एक शॉर्ट पीरियड के लिए शेयर करती है, जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली रिपोर्ट बना के, इंस्टेड ऑफ फुल ईयर रिपोर्ट का वेट करती है। फुल ईयर रिपोर्ट तो वो देगी, बट अगर उसको क्या है टाइम टू टाइम क्या है अपने फाइनेंशियल पोजीशन आपको बतानी है, ठीक है, शॉर्ट पीरियड में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो क्या है इंटरिम रिपोर्टिंग बनाती है, इंटरिम रिपोर्टिंग करती है। ये इन्वेस्टर को हेल्प करता है सो दैट वो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या है डिसीजन मेकिंग स्मार्टली कर सके। तो इंटरिम रिपोर्टिंग मीन्स शेयर कर रही है कंपनी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और पोजीशन को शॉर्ट पीरियड में, ठीक है, टाइम टू टाइम, जैसे हर 3 महीने में, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, ना कि वो फुल ईयर एंड का क्या है वेट कर रही है और उस टाइम पे वो आपको क्या कर रही है रिपोर्ट कर रही है। अच्छा, तो सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले है कि इससे होता क्या है कि आपको प्रोवाइड हो जाती है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। इंटरिम रिपोर्टिंग से इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट मिलता है, उन्हें फुल ईयर रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ता, इससे वो जल्दी से जल्दी क्या है अपना डिसीजन ले सकते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपनी के। नेक्स्ट है हेल्प इन बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब देखो जो एक इन्वेस्टर है वो क्विकली देखेगा कि हाँ भाई कंपनी ग्रो कर रही है या लॉस फेस कर रही है या प्रॉफिट बना रही है, तो वो उस बेसिस पे क्या है ये डिसाइड करेगा कि बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है शेयर्स को, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी। इसमें क्या बोला है कि रेगुलर रिपोर्ट कंपनी के ओपननेस और ऑनेस्टी को दिखाती है, ठीक है, एंड ये ट्रस्ट बिल्ड करती है क्योंकि इन्वेस्टर को पता चलता है कि भाई कंपनी क्या अपनी एक्टिविटीज़ को क्लियरली शेयर कर रही है टाइम टू टाइम, तो ट्रांसपेरेंट वे से काम होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। नेक्स्ट है क्विक एक्शंस ऑन प्रॉब्लम। अब कंपनी को भी पता लग जाता है कि क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इंटरिम रिपोर्ट से मैनेजमेंट और इन्वेस्टर को क्या है जल्दी पता लग जाता है, तो वो इमीडिएट नेसेसरी एक्शंस क्या है उसको करेक्ट करने के लिए लेते हैं, सो दैट क्या है वो प्रॉब्लम को हम क्या है इमीडिएटली सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर बैंक्स एंड लैंडर्स। बैंक और लैंडर्स इंटरिम रिपोर्ट्स को देखकर डिसाइड करते हैं कि कंपनी को लोन देना है या क्रेडिट एक्सटेंड करना है कि नहीं करना। ये उनके लिए क्या है रिस्क असेसमेंट, अगर वो कंपनी का कर रहे हैं तो उसके लिए क्या ये हेल्प करती है ये रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट है आपका हेल्प कंपेयर परफॉर्मेंस। कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को अलग अलग पीरियड्स के बीच में कंपेयर कर सकती है कि पिछले क्वार्टरली क्या हुआ परफॉर्मेंस में, इस क्वार्टर में क्या हुआ, ठीक है, तो इन्हें इससे उनको भी अपने ऑपरेशंस को जानने में और इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में देखें तो इंटरिम रिपोर्टिंग एक प्रोग्रेस रिपोर्ट कह सकते हो, ठीक है, जो आपको बताती है पूरे साल कि टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, ये सबको हेल्प करती है इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, कि जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। अभी जो टॉपिक है ना ये आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, हमने डिटेल में हर वीडियो में मेथड किया हुआ है, तो आपको जस्ट सर्च करना है एंड बाय कॉमर्स नोट्स डालना है, तो आपको क्या है डेफिनेटली वो वीडियो मिल जाएगी। तो 5 मार्क्स में आपको बेनिफिट्स पूछे हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के, तो हम यहाँ पे क्या है उसको करने वाले हैं। तो देखो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब है आपको क्या है मेजर करना है और रिकॉर्ड करना है वैल्यू एम्प्लॉय की, जो कि हमारे ह्यूमन एसेट होते हैं, ठीक है, कहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है जिसमें क्या है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है ह्यूमन एसेट के तौर पे क्या है रिकॉर्ड करती है। जब एम्प्लॉयज़ को ये पता चलता है कि उनकी जो मतलब कि वैल्यू एज ए इम्पॉर्टेंट एसेट वो मेजर हो रही है, तो वो क्या है मोटिवेट होते हैं, उन्हें मोटिवेशन मिलती है और वो क्या है अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो देखो, बेटर डिसीजन मेकिंग हो जाती है। मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ की अगर वो क्या है वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पता चलता है कि वो किनको प्रमोशन दे, ट्रेनिंग और हायरिंग को बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो प्लान बनाना है, ये सब आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करके पता लगता है। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी क्या और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। अब देखो, जब एम्प्लॉय को ये फील होता है ना कि कंपनी उन्हें इंपॉर्टेंट समझ रही है, उनकी वैल्यू को क्या है मेजर कर रही है, तो वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। इससे कंपनी का रेपुटेशन मार्केट में अच्छा होता है और टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को क्या है अट्रैक्ट भी होते हैं कंपनी की तरफ। नेक्स्ट है बेटर कम्युनिकेशन विद इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर को कंपनी की असली स्ट्रेंथ समझ में आती है। वो सिर्फ मशीन्स और प्रोडक्ट कोई नहीं, बल्कि क्या स्किल्ड एंड वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ को भी क्या है देखते हैं, ठीक है। फिर है हेल्प इन फाइंडिंग गैप्स। एम्प्लॉय को जब आप एम्प्लॉय की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपको ये भी पता लगता है कि कहाँ पे ट्रेनिंग की नीड है, कहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। नए स्टाफ की हायरिंग करनी है, तो आपको गैप पता लग जाता है, ठीक है। रियल वैल्यू मेजरमेंट। अब क्या है, यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट्स में कंपनी का रियल वैल्यू मतलब रियल वैल्यू दिखाई जाती है, जो कि सिर्फ फिजिकल एसेट्स की नहीं बल्कि ह्यूमन पोटेंशियल की भी क्या है आप वैल्यू वहाँ पे दिखाते हो। नेक्स्ट है सपोर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ को समझकर कंपनी अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज, एक्सपेंशन, इनोवेशन को क्या है और अच्छे से प्लान कर सकती है। बिल्ड गुड कंपनीज इमेज। तो जब क्या है कंपनी शो कर रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंस दे रही है, ठीक है, तो इस होगा क्या कि कंपनी की भी क्या है गुड इमेज क्या है बिल्ड होती है। तो इन शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हेल्प करते हैं कंपनी के रियलाइज़ करने में कि जो उनकी जो पीपल हैं वो उनके बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, एम्प्लॉयज़ उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, ठीक है। एसेट्स तो हैं ही और ह्यूमन एसेट्स भी उनके क्या है इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एसेट्स हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स थे। अगर आपको पूरा ये डिटेल में टॉपिक करना है तो आप क्या है वो वीडियो रेफर कर सकते हो या फिर आप सर्च कर सकते हो एंड बाय कॉमर्स नोट्स आप डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के क्या ऑब्जेक्टिव हैं 5 मार्क्स के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, IASB बॉडी है जो क्रिएट करती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग रूल्स को, जिसे हम IFRS स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ये क्या है काम करती है कि अकाउंटिंग को हमें क्या है सेम बनाना है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सबसे पहला है कि डेवलप करो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। तो क्रिएट करना क्लियर, हाई क्वालिटी और ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये इनका काम होता है, जो कि क्या है फिर हेल्प करते हैं कंपनी को कि वही प्रिपेयर करे वो ट्रूथफुल और अंडरस्टैंडेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है प्रमोट इंटरनेशनल यूज़। ये इंकरेज करता है कंपनी को कि आप क्या है अडॉप्ट करो IFRS को, यूज़ करो इन स्टैंडर्ड्स को, सो दैट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या है कंपेरेबल हो सके, ठीक है। एक इन्वेस्टर क्या है दो कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उन्हें कंपेयर कर सके। अगर आपने IFRS रूल्स को फॉलो किया है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, तो इजीली कंपेयर हो जाता है। नेक्स्ट है इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे आप ओपन अच्छी तरीके से बना रहे हो, ऑनेस्ट वे में, अंडरस्टैंडेबल वे में, तो क्या IASB हेल्प करता है कि IASB हेल्प बिल्ड ट्रस्ट अमंग इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स का बेसिकली ट्रस्ट बढ़ता है कि आपने सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, तो आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इंप्रूव कैपिटल मार्केट एफिशिएंसी। गुड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हेल्प करती है कैपिटल फ्लो में स्मूथली, ठीक है। इससे बूस्ट होती है इन्वेस्टमेंट भी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी। नेक्स्ट है सपोर्ट इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हेल्प करती है इन्वेस्टर की, क्रेडिटर की, कि वो क्या है बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। हार्मोनाइज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस रिड्यूस करती है जो भी डिफरेंस आता है अकाउंटिंग में, ठीक है, अलग अलग कंट्री के कंपनी के, तो ये इससे ईजी हो जाता है बिजनेस के लिए कि वो वर्क कर सकता है इंटरनेशनली। तो इन सिंपल वर्ड्स IASB क्या वर्क करता है कि उसे क्रिएट करना है कॉमन अकाउंटिंग रूल्स को जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ट्रस्टेड हो, ठीक है, एवरीवेयर, एंड हेल्प करे बिजनेस की कि वो और इन्वेस्टर्स की कि वो स्मार्ट डिसीजन क्या है ले सके। फिर आपको क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आया शॉर्ट नोट ऑन जनरल पर्पस रिपोर्ट। तो जनरल पर्पस रिपोर्ट क्या होती है आपको बताना है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपका। जनरल पर्पस रिपोर्ट वो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो क्या है वाइड ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए बनाई जाती है, लाइक इन्वेस्टर्स हो गए, लैंडर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए एंड पब्लिक हो गई। दीज यूज़र्स जो ये यूज़र्स हैं ये क्या है इन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है सो दैट ये इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके, बट दे कैन नॉट आस्क फॉर स्पेशल कस्टमाइज्ड। ये क्या है स्पेशल कस्टमाइज्ड रिपोर्ट नहीं होती है, आपसे मांगते नहीं है, ठीक है, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। आप क्या है एक जनरल पर्पस रिपोर्ट को क्या है बनाते हो। मेड फॉर एवरीवन। अब ये जो है रिपोर्ट ये सबके लिए बनी है। ये जो रिपोर्ट है ये सबके लिए बनी है, ना कि एक पर्टिकुलर के लिए बनी है, लाइक मैनेजमेंट के लिए बनी है, ठीक है, ऐसा नहीं है, सबके लिए बनी है, ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज़ के लिए बनी है जो कि कंपनी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है।
इंक्लूड मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे यूजुअली इंक्लूड, इसमें क्या होता है बेसिकली, बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गए, ठीक है। ये हेल्प करता है आपके डिसीजन मेकिंग में। अब यूज़र क्या है, इसको पढ़ेगा, उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा कि भाई इन्वेस्ट करे, ठीक है, बैंक देखेगा लोन दे कि नहीं, और फिर यूज़र्स देखेंगे काम करना है कि नहीं इनके साथ, ठीक है, बाय करना है कंपनी के शेयर्स को कि नहीं। तो इस रिपोर्ट से क्या है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। कंपनी क्या है, शो कर रही है बेसिकली इसको इशू करके इस रिपोर्ट को कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल है, वो ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं सब कुछ, इसीलिए वो क्या है जनरल पर्पस रिपोर्ट बना रहे हैं। फिर है फॉलो स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियसली रिपोर्ट बना रहे हो तो अकॉर्डिंग टू रूल्स बनाओगे, लाइक IFRS और गैप के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मेक श्योर करेगा कि रिलायबल और कंपेरेबल भी है आपकी ये रिपोर्ट। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि जनरल पर्पस रिपोर्ट क्या है, एक कंपनी के फाइनेंशियल मिरर है, ठीक है, जो कि शो कर रहा है कंपनी के परफॉर्मेंस को और हेल्थ को हर किसी पर्सन को जिनको क्या है जानना है वो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब ये यहाँ पे 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आया है तो हम इसको 5 मार्क्स के ही अकॉर्डिंग करेंगे, ये वैसे 15 मार्क्स में आपको आता है, ठीक है। तो देखो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, लाइक द फाउंडेशन है अपॉन विच एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग क्या है बिल्ड की गई है। ये प्रोवाइड करता है आपको सिस्टमैटिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और गाइडलाइन जो आपकी हेल्प करेंगे प्रिपेयर करने में, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे इंटरप्रिटेट करना है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ मीनिंग देख सकते हो। पर्पस क्या होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का, ये गाइड करते हैं स्टैंडर्ड सेटर्स को, ये हेल्प करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ को कि आप कैसे कंसिस्टेंट और लॉजिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बना सकते हो। ये असिस्ट करते हैं प्रिपेयर्स को, ये हेल्प करते हैं कंपनी की कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को और डील कर सकते हो इश्यूज़ के साथ जहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सपोर्ट यूजर्स, ये हेल्प करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को सो दैट वो बेटर अंडरस्टैंड कर सके और इंटरप्रिटेट कर सके इन्फॉर्मेशन को। इन्हांस कंसिस्टेंसी, ये प्रमोट करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी आए, कंपेरेबिलिटी आए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वही ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड करनी है जो कि आपके लिए यूजफुल हो, आप उसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग ले सको। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब देखो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसके कुछ ना क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक वो रेलेवेंस होनी चाहिए उसमें, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इन्फ्लुएंस करे आपके डिसीजन मेकिंग को, जो पॉइंट्स आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं वो उसमें होने चाहिए। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट हो इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रल हो, एरर फ्री हो। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, वेरीफेबिलिटी होनी चाहिए, टाइम वे में आपको मिले, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्या क्या होते हैं इसमें एलिमेंट्स, वही एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर है रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल्स भी हैं, लाइक क्या क्राइटेरिया है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी चीज़ को, कैसे आप उसको मेजर करोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करोगे, फेयर वैल्यू पे करोगे, ये भी बताते हैं इसमें। अंडरलाइंग अजम्पशंस, गोइंग कंसर्न हो गया और अक्रूवल बेसिस हो गया। गोइंग कंसर्न मतलब कि जो बिजनेस है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो क्या है ऑपरेट करेगा इंडेफिनिट पीरियड तक, ठीक है। एंड अक्रूवल बेसिस क्या है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी व्हेन दे अकर, जब वो होंगी, ना कि जब कैश रिसीव होगा या पे होगा। इंपॉर्टेंस क्या है देखो इसकी, कि ये बिल्ड कर रहा है ट्रस्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, ये इंश्योर कर रहा है कि क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी रहे, ये हेल्प करता है कि कन्फ्यूजन रिड्यूस हो और कंपेरेबिलिटी क्या है बढ़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो इन सिंपल वर्ड यू कैन से कि जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो एक मैप के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। ये आपको राइट पाथ दिखाता है कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप फेयर और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, जो कि हेल्प करती है पीपल की इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोल ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सेगमेंट रिपोर्टिंग पूरा चैप्टर हमने किया है तो आपको क्या है सर्च कर लेना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो ये तो आपको अच्छे से करके जाना है, क्वेश्चन यहाँ से आता है 5 या 15 मार्क्स में, और कभी कभी किसी पेपर में 15 मार्क्स में भी आया है, ये 5 मार्क्स में भी आया है, तो 20 मार्क्स का भी ये बन जाता है कभी कभी, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये आप करो। देखो सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्या मतलब होता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब कि आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, सो दैट आप क्लियर तरीके से डिटेल्ड वे में सामने वाले को अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता सको, ठीक है। आपने डिटेल वे में अपनी क्या है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बतानी है, फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है। सेगमेंट रिपोर्टिंग इज द disclosures of financial information about the different operating units, मतलब segment of an organization in its financial statements। segment reporting क्या है, बेसिकली आप इसमें डिस्क्लोज कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अपने डिफरेंट सेगमेंट्स के रिगार्डिंग, कि जो भी आपका डिफरेंट सेगमेंट्स है उनके बेसिस पे आप क्या है उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में।
जैसे प्रोडक्ट या सर्विसेज आप ऑफर करते हो, उस बेसिस पे आप सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। लोकेशन के बेसिस पे जहाँ आप ऑपरेट करते हो, उस बेसिस पे आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है। या फिर कौन से टाइप ऑफ कस्टमर्स को आप सर्व करते हो, उस बेसिस पे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो मेन जो रोल है सेगमेंट रिपोर्टिंग का वो यही है कि आपको ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है हर एक पार्ट के। बेसिकली देखो इसका क्या फंडा होता है ना, अब आप देखो, आप मान लो 3-4 प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, 2 प्रोडक्ट आपके अच्छे, मान लो 5 प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, 3 प्रोडक्ट आपके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और 2 प्रोडक्ट आपके अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे। अब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, तो उसमें क्या है, जो 3 प्रॉफिट अच्छे कर रहे हैं उनका अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया। बेशक आपके 2 अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे थे, पर ओवरऑल प्रॉफिट आपका बहुत अच्छा आया। तो देखो क्या यहाँ पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं, क्योंकि आपके जो 2 प्रोडक्ट थे वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा था। तो यही है, आपको हर एक प्रोडक्ट वाइज बेसिकली आपने क्या है इन्फॉर्मेशन दे दी, हर एक सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन दे दी, कि अब सामने वाले को क्या है ये पता लग जाएगा कि इन्वेस्ट करना है, किस पार्ट में इन्वेस्ट करना है, कहाँ से रिटर्न आ रहा है। तो कहीं ना कहीं डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है आपको बताई जा रही है, ना कि एक सिंगल फिगर आपको दे दी जा रही है। ये हेल्प करता है यूज़र को कि किस पार्ट ऑफ द कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है जो कि परफॉर्म कर रही है वेल। ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है इन्वेस्टर्स की, एनालिसिस्ट की और जो अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं, कि वो बेटर डिसीजन ले सके, ठीक है, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के बाद हर एक सेगमेंट के। इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो कि क्या रिस्क है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे सेगमेंट रिपोर्टिंग है वो हाईलाइट करती है कि कहाँ पे कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, और कहाँ पे वो फाइनेंशियल लॉसेस को फेस कर रही है। तो आपको ये पता लग जाता है कि कहाँ पे आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कौन सा एरिया है जो ग्रोथ हो रही है जहाँ पे, ठीक है, कौन सा एरिया जहाँ पे पोटेंशियल रिस्क है। फिर ये असिस्ट करता है आपको कि आपको कैसे रिसोर्स को एलोकेशन करना है। अब देखो मैनेजमेंट को जब पता लग जाएगा कि ये एरिया नहीं काम कर रहा था, वो उस अकॉर्डिंगली वहाँ डिसीजन लेगी। अगर उसे लग रहा है कि ये एरिया प्रॉफिटेबल है या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो वो वहाँ पे क्या है और इन्वेस्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो कि आपको बताते हैं, ठीक है, कि आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग को क्या है मतलब प्रोवाइड करनी है आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग अपने एनुअल रिपोर्ट्स में। कंपेरेबिलिटी ये अलाउ करता है यूज़र को कि आप कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट सेगमेंट्स को कंपनी के, ठीक है। एग्जांपल देख लो, लाइक सपोज करो एक कंपनी है वो सेल कर रही है मोबाइल फ़ोन को भी, लैपटॉप को भी और टेलीविजन को भी, ठीक है, एंड वो ऑपरेट करती है अलग अलग लोकेशन में। अब सेगमेंट रिपोर्टिंग शो करेगी कि कितना प्रॉफिट क्या है, किस प्रोडक्ट लाइन से, किस एरिया से आ रहा है, ठीक है, डिटेल में हर किसी की सेपरेट रिपोर्टिंग की जाएगी, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि कंपनी ने ऐसे नहीं है टोटल प्रॉफिट आपको बता दिया, बल्कि आपको हर एक सेगमेंट का, हर एक प्रोडक्ट का क्या है प्रॉफिट बताया गया है। फिर है इन सिंपल वर्ड, सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या है, बेसिकली ब्रेक डाउन कर रही है कंपनी के बिग स्टोरी को एक स्मॉलर स्टोरीज में, जो क्या है इजी बना दे रहा है हर किसी के लिए कि वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि कंपनी किस एरिया में विन कर रही है एंड कहाँ पे उसको वर्क हार्ड करना है या कर रही है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फंक्शंस एंड विजन्स ऑफ IASB। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंक्शंस देखते हैं IASB के, तो सबसे पहले देखते हैं IASB क्या है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर बॉडी है जो डेवलप करती है और इशू करती है IFRS को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को। ये इस्टेब्लिश हुई थी 2001 में एंड इसका हेडक्वार्टर है लंदन, UK। IASB वर्क करती है ये इंश्योर करने में कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंट हो, कंपेरेबल हो और यूजफुल हो इन्वेस्टर के लिए, रेगुलेटर्स के लिए और अदर यूजर्स के लिए। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या हैं IASB के। तो पहला फंक्शन है डेवलप एंड इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो IASB क्रिएट करता है और अपडेट करता है IFRS स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, जो कि कंपनी फिर यूज़ करती हैं जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रही है। नेक्स्ट है प्रमोट द यूज़ ऑफ IFRS ग्लोबली। देखो IASB इनकरेज करता है कि आप अडॉप्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा IFRS को, सो दैट अचीव कर सके हम यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेबिलिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हर एक कंपनी की, जो कि अलग अलग एरिया से अलग अलग लोकेशन में क्या है ऑपरेट कर रही हैं। नेक्स्ट है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखो इससे ये इंश्योर होता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो प्रेजेंट करे ट्रू एंड फेयर व्यू। कैसे? क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स को क्या कर रहे हैं, एक ऐसे स्टैंडर्ड बना रहे हैं, अगर हर कोई उसको फॉलो करेगा तो ट्रांसपेरेंट रहेगा, बंदा कंपेयर कर सकते हैं, रिलायबल होगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी बढ़ रही है इससे। नेक्स्ट है एंगेज विद स्टेक होल्डर्स। ये कंसल्ट करते हैं वाइडली, ठीक है, अकाउंटिंग बॉडीज से, गवर्नमेंट से, कंपनी से, इन्वेस्टर्स से, ठीक है, अदर स्टेक होल्डर से, जब भी क्या है वो नए स्टैंडर्ड्स को इशू कर रहे हैं, तो हर किसी से क्या है कहीं ना कहीं बात की जाती है। फिर है एड्रेस इमर्जिंग फाइनेंशियल इश्यूज। देखो IASB आइडेंटिफाई भी करता है कि न्यू बिजनेस प्रैक्टिस के दौरान या नए ट्रेंड के दौरान कौन कौन से ऐसे क्या हैं चीज़ें आ रही हैं जिनके ऊपर क्या हमें स्टैंडर्ड्स बनाने की ज़रूरत है, एंड क्या अपडेट करने की ज़रूरत तो नहीं है, तो फिर अगर अपडेट करने की ज़रूरत भी होती है तो टाइमली उसे अपडेट भी करते हैं। नेक्स्ट है वर्क विद अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़। ये कोलैबोरेट करते हैं अदर बॉडीज़ जो हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड सेटर बॉडीज़ हैं जो, सो दैट
हार्मोनाइजेशन ला सके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। फिर आपसे विजन पूछा था IASB का, तो सबसे पहला विजन है सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड। IASB का ये विजन है कि क्या है, वन सेट ऑफ हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएं जो कि यूज़ किया जाए ग्लोबली ऑल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। इन्हांस करे ट्रांसपेरेंसी को, फाइनेंशियल रिपोर्ट क्लियर हो, कंसिस्टेंट हो, ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, सो दैट यूज़र क्या है इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। उसके बाद है प्रमोट कंपेरेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। ये अलाउ करता है यूज़र को कि भाई कंपेयर कर सकते हो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिससे आप बेटर इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हो। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट सर्व पब्लिक इंटरेस्ट। IASB क्या है का ये एम है कि वो एक्ट करे पब्लिक के गुड में, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के लिए ही ना वो उस अकॉर्डिंग काम करे बल्कि पब्लिक के लिए भी करे। सो इसीलिए क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अच्छे से बनाया जाए, सो दैट क्या है ट्रस्ट बढ़े, अकाउंटेबिलिटी बढ़े, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड IASB क्या है रूल्स बनाता है, ठीक है, कि कैसे कंपनीज रिपोर्ट करेंगी अपने फाइनेंस को, ठीक है, एक सेम फाइनेंशियल लैंग्वेज में, एंड बिल्ड करता है ये ट्रस्ट, जिससे क्या है क्लियर और कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक डिफर फ्रॉम करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या है ये डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग देखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या होता है, इट वैल्यूज एन एसेट बेस्ड ऑन द कॉस्ट दैट वुड बी रिक्वायर्ड टुडे टू रिप्लेस इट विद अ न्यू सिमिलर एसेट। अगर आपको क्या है आज की डेट में किसी एक एसेट को रिप्लेस करना है तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, वो आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। ये फोकस करता है कि भाई अगर सिमिलर एसेट आप आज की डेट में लाते हो तो कितने रुपए में आपको वो मिलता है, ठीक है। और करंट वैल्यू अकाउंटिंग क्या होती है, ये वैल्यू करता है एसेट को बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है, कि व्हाट इट कुड बी, कि क्या होगा अगर आप उस एसेट को आज सोल्ड करोगे, ठीक है, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। ये फोकस करता है प्रेजेंट वर्थ क्या है उस एसेट की। तो अब अगर आप इसका डिफरेंस देखो तो ये है इसका डिफरेंस। मीनिंग के बेसिस पे देखें तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब कि कॉस्ट कितनी पड़ेगी रिप्लेस करने में एक एसेट को आज की डेट में। करंट वैल्यू अकाउंटिंग का जो मीनिंग है उसका मतलब कि एसेट की क्या वैल्यू है करंट सेलिंग प्राइस या फिर यूज़ वैल्यू पे। फोकस की बात करें तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में फोकस होता है कि बाय करना है अगर नया एसेट सिमिलर काइंड का, ठीक है, एंड सिमिलर क्वालिटी का, तो कितना आपको कॉस्ट पड़ेगी। करंट वैल्यू अकाउंटिंग में फोकस करते हो कि व्हाट द एसेट इज़ वर्थ टुडे, कि उस एसेट की वर्थ क्या है आज की डेट में मार्केट में, ठीक है, और बिजनेस के लिए। वैल्यूएशन का बेसिस देखें तो अगर हम रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग में देखें तो वैल्यूएशन का क्या बेस होता है कि रिप्लेसमेंट प्राइस क्या है उस एसेट का, और मार्केट अगर करंट की बात करें तो मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू पे देखा जाता है। एग्जांपल देख लो रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग में कि व्हाट इट वुड कॉस्ट, कि कितना कॉस्ट हमें लगेगा अगर हमें बाय करना है एक नया मशीन सेम टाइप का, और इसका एग्जांपल देख लो कि क्या प्राइस पड़ेगा अगर आप मशीन को सोल्ड करते हो आज की डेट में। एडजस्टमेंट्स की बात करें तो रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग में एडजस्ट किया जाता है फाइनेंशियल्स को अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट ओनली, एंड यहाँ पे क्या है करंट में अगर बात करें तो एडजस्ट अकॉर्डिंग किया जाता है टू फ्लक्चुएशन जो मार्केट कंडीशन में आई हुई हैं। फिर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव है कि प्रोटेक्ट करना है ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज़ को बिजनेस की। एंड करंट की बात करें तो शो करता है रियलाइजेबल या इकोनॉमिक वैल्यू क्या है उस एसेट की। यूज़फुलनेस देख सकते हो रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग यूज़फुल होती है जहाँ पे इन्फ्लेशनरी मतलब टाइप का है, ठीक है, जहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट जब राइज हो रही है। और अगर आप इसकी बात करो करंट की तो ये ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है एंड फेयर प्रेजेंटेशन करनी है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग है ये बताती है कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी अगर आप सिमिलर टाइप का जो एसेट है वो आज लेके आ रहे हो। और करंट वैल्यू अकाउंटिंग बोलती है कि अगर आप उस एसेट को सोल्ड कर रहे हो मार्केट में तो कितनी वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो समरी देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट टू रिप्लेस एसेट एंड करंट वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू या फिर यूज़ वैल्यू क्या है उसकी, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो आपको क्या है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, वहाँ पे मैसेज करना है। आपके बीकॉम 6 सेमेस्टर के अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स हैं तो आप क्या है वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। एंड जो ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं वो भी आपको देखने हैं, वो भी जो PDF है वो भी इंक्लूड होंगी, ठीक है। ये सेक्शन A का है पार्ट 1, आप लाइक करो, इसको शेयर करो। पार्ट B जो है वो भी आएगा और सेक्शन B और C को भी हम करने की कोशिश करेंगे। नोट्स क्या है अवेलेबल हैं तो आप क्या है वो बाय कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।